वेलकम टू अवर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था फाइनेंशियल सर्विसेज और उसके नीड्स एंड स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। टुडे वी डिस्कस द सेम बट न्यू टॉपिक इज रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्रेमवर्क और उसकी रेगुलेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Before lecture, we discussed some that financial services क्या होती है, financial services के वर्क क्या होते हैं, financial services कौन कौन सी financial services होती है, financial services जो है वो कहाँ कहाँ पर होती है, financial services कैसे पार्ट्स होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर ली थी। जिसमें मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के जो है वो पार्ट्स होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के। कौन कौन से होते हैं आपको याद ही होगा। First is assets and fund and second is fee and advisory। तो ये 2 पार्ट्स होते हैं। अब ये 2 पार्ट्स जो है वो कैसे रेगुलेट करते हैं फ्रेमवर्क को, या मैं कैसे सारी चीजें जो है वो चलाते हैं, वो क्या कहलाती है, रेगुलेशन फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। रेगुलेशन मतलब चलाना, कैसे कंट्रोल की जाती है, और फ्रेमवर्क मतलब उसकी सारी चीजें जो चित्र है, फ्रेमवर्क जो है उसका कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, कहाँ कहाँ पर वो जो चीजें जो है वो कैसे काम करती है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, फ्रेमवर्क कहलाती है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फाइनेंशियल जो सर्विसेज है उसको कौन रेगुलेट करता है, कैसे जो है वो कंट्रोल पावर जो है वो किसके पास होता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सर्विस है जो कि आपको आर्थिक रूप से मजबूत करता है। तो उसके लिए जो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेन बैंकिंग सेक्टर। मान लो आपको कोई बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर रही है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवा रही है, बैंक से आप फाइनेंस जो है वो करवा रहे हैं, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई करेगा। कौन कंट्रोल करेगा, आरबीआई करेगा। सारे जो बैंक है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ बैंक को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई की फंक्शनिंग जो है वो उसमें परफॉर्म होती है। अब आरबीआई की फंक्शनिंग आपको पता ही है, थोड़ी बहुत फंक्शनिंग मैं आपको बता देती हूँ। आरबीआई क्या करता है, आपको पता है कि सारे बैंक को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। हेड ऑफ द बैंक कौन है, आरबीआई है। तो जब कोई बैंक हुआ, मान लो कोई ऐसा बैंक है जो कि नॉन गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट बैंक है, बट फिर भी उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा, वो तो अपने हिसाब से उसके हिसाब से रेंट पे फाइनेंशियल को कुछ भी दे सकता है, उसको आरबीआई क्यों कंट्रोल करेगा भैया। आरबीआई तो ऑल गवर्नमेंट बॉडीज को कंट्रोल करता है, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज को क्यों कंट्रोल करेगा। बट ऐसा नहीं होता है। जो बैंकिंग सेक्टर है वो किसके हाथ में होता है, आरबीआई के हाथ में ही होता है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट बैंक। उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई ही करता है। फर्स्ट आरबीआई क्या करता है, जब कोई गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट जो बैंक है वो ये कहती है कि नहीं अब हम जो है वो फाइनेंस देने का काम भी स्टार्ट करने वाले हैं, हमने सेविंग अकाउंट जो है वो फैसिलिटी दे दी, करंट अकाउंट की फैसिलिटी दे दी, लोन की फैसिलिटी दे दी, अब हम कार के ऊपर फाइनेंस, कार लोन देना वो फाइनेंस कहलाता है, होम लोन देना वो फाइनेंस कहलाता है। तो होम फाइनेंस या कार फाइनेंस जो लोगों की नीड्स है, अब नीड्स तो पूरी कर ली हमने उनके सेविंग अकाउंट खोल के, अब हम उनके वांट्स मतलब इच्छाएं जो है वो कार खरीदना चाहते हैं, तो हम उनको बोले कि कार खरीदो ताकि हम उन्हें फाइनेंस दे। तो ये क्या हो गई, उनकी इच्छा हो गई बैंक की कि नहीं अब हम जो है और फैसिलिटीज हमारे बैंक के थ्रू बढ़ाना चाहते हैं, तो वो किससे परमिशन लेगा, आरबीआई से लेगा। फंड कौन देता है हर बैंक को, आरबीआई देता है, क्योंकि फंड जो है वो कौन देता है, आरबीआई ही देता है। आपको चाहे कोई से भी प्राइवेट बैंक क्यों ना हो, बट उसको जो है वो कम से कम आपको अगर कोई प्राइवेट बैंक ओपन करनी है तो उसके लिए 50 करोड़ से ज्यादा जो है या 500 करोड़ से ज्यादा जो है या 50 करोड़ से ज्यादा जो है वो आपके पास अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद ही जो है आप एक बैंक ओपन कर सकते हो, प्राइवेट बैंक ओपन कर सकते हो। गवर्नमेंट बॉडी नहीं, प्राइवेट बॉडी आप ओपन कर सकते हो, प्राइवेट बैंक ओपन कर सकते हो। उसके ये पर फिर भी उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो
किसके फॉलो होते हैं, आरबीआई के फॉलो होते हैं। हम रेपो रेट की बात करें तो जनरली आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में करता है, बट जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट बैंक भी है किनके अपनाती है, आरबीआई की अपनाती है। भैया जो बैंक के पास पैसा आ रहा है वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का तो है, बट वो फिर भी कहाँ से आ रहा है, आरबीआई से तो कलेक्ट करके आ रहा है। तो आरबीआई क्या है, वो हेड ऑफ द बैंकिंग सेक्टर है। हेड जो है वो सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। तो आपको समझ में आया कि जो फ्रेमवर्क है बैंकिंग सेक्टर का, फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो कैसा चलता है, बैंक के थ्रू चलता है। बैंकिंग सेक्टर जो है वो मेन भूमिका जो फाइनेंशियल सर्विसेज में निभाती है, और फाइनेंशियल सर्विसेज का जो काम करने का तरीका है, रेगुलेट करने का तरीका है, कैसे जो पैसे एक दूसरे के पास रेगुलेट होते हैं, कैसे मार्केट में पैसा जाता है, कैसे सारी चीजें जो है वो बनती है, तो ये सारी चीजों को रेगुलेट करना ही क्या कहलाता है, फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज है जो आपको आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, तो उसका फ्रेमवर्क कैसा है, वो आपको कैसी मदद कर रहा है, किस तौर पर मदद कर रहा है, किस किस तरह की हेल्प वो आपको दे रहा है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, रेगुलेटिंग या फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कहलाती है। नेक्स्ट इज उसकी नीड्स, उसकी क्या क्या नीड्स है, उसकी क्या क्या जरूरतें हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रेगुलेट ऑल एक्टिविटी, सुपरवाइज एंड कंट्रोल कमर्शियल एक्टिविटीज। रेगुलेटिंग ऑल एक्टिविटीज फर्स्ट था। सेकेंड is supervise and control commercial activities. Third one is economic growth. Fourth one is promoting saving and investment. Fifth one is paper proper functioning. And sixth last one is proper supervision या supervise करना। सबसे पहला है regulate all activities। मैंने आपको सारे रीड ऑफ करके बता दिए, ये कुछ नीड्स हैं, आप चाहे तो इन नीड्स को अपनी कॉपी में राइट डाउन नोट डाउन नोटबुक में कर सकते हैं। ये जो है नीड्स जो है वो आपके लिए जो आप आंसर लिखेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये कुछ नीड्स बताए गए हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की, कि जो रेगुलेट करने का काम है वो कैसे करते, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें रेगुलेट करने के लिए चाहिए होती है। तो ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फर्स्ट है रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज फाइनेंशियल सर्विसेज की रेगुलेट होती है, रेगुलेट करके कंट्रोल की जाती है। प्रॉपर रेगुलेट करना मतलब प्रॉपर चलना, प्रॉपर चल रही कि नहीं, हर चीज जो है वो देखी जाती है मैनेजर के थ्रू, या जो भी पर्सन अपॉइंटेड है उस चीज के लिए वो देखता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से चल भी रही है या नहीं चल रही है। तो ये इनको सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल सर्विस करता है। फाइनेंशियल सर्विस क्या करता है, अपनी चीजों को रेगुलेट करता है। उसके लिए जो है एक भले अलग से पर्सन जो है अपॉइंट किया जाता है, जो वो सारा चीजें जो है सुपरवाइज करता है कि नहीं यहाँ पर गलती है, हमें कुछ और चीज करनी चाहिए, ऐसे रेगुलेट करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम और क्या क्या चेंजेस नहीं करना चाहिए, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे। तो ये सारी चीजों को रेगुलेट करने का काम, सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज। कैसे करता है, ये होता है फाइनेंशियल सर्विसेज होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट इज सुपरवाइज एंड कंट्रोल कमर्शियल एक्टिविटीज। अब ये किस एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड सुपरवाइज करता है, सुपरवाइज करना मीन्स कंट्रोल करना होता है, देख रेख करना उसको अपने सुपरविजन को। जैसे हम घरों में जब कोई काम कराते हैं तो हमारे आगे भी क्या करवाते हैं, हम खड़े रहते हैं और कहते हैं ना, मान लो हमको अपना घर बनवा रहे हैं तो हम जो है या तो एक पर्सन अपॉइंट कर देंगे कि नहीं तुम देखो उसको कि वो कैसा हमारा हाउस जो है वो बना रहा है, हमारी बिल्डिंग जैसी बना रहा है। बट जनरली या तो हम खुद उसके लिए खड़े रहेंगे कि हमारी देखरेख में वो जो काम हो रहा है, मतलब हमारे सुपरविजन में जो काम हो रहा है उसको कहा जाता है सुपरवाइज करना। हमारी देखरेख में वो काम हो रहा है तो उसको कहते हैं सुपरवाइज करना या कंट्रोल करना। तो ये क्या कहलाता है, और कमर्शियल एक्टिविटीज। मतलब कमर्शियल मतलब जो आर्थिक एक्टिविटीज है, जो फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज है,
फाइनेंशियल सर्विसेज क्या कर रही है, आपको फाइनेंस से रिलेटेड हेल्प कर रही है। तो जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करने का, उसको कंट्रोल करने का, साथ ही साथ उसको सुपरवाइज करने का काम कौन करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज करती है। थर्ड वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइनेंशियल सर्विसेज मेन जो इम्पोर्टेंस है, वो नीड्स है उसकी, वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, जो इकोनॉमी है उसको जनरेट करना। अब भाई इकोनॉमी कैसे जनरेट होगी, तो जो नॉर्मल, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो जो है वो अपने मान लो कोई फंक्शन को या किसी को करवाना चाहती है, तो वो किसकी हेल्प लेगी, फाइनेंशियल हेल्प लेगी, फाइनेंशियल सर्विसेज की हेल्प लेगी। उससे क्या होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, उसने जो है फाइनेंस हेल्प मांगी, उसके बदले में प्रीमियम अमाउंट जो भी वो इंटरेस्ट के रूप में मांगता है फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो उसे पे करता रहेगा। भले धीरे धीरे पे करेगा, मंथ में पे करेगा या डेज में पे करेगा, वीक्स में, मंथ में, ईयर में, जैसे भी वो इंटरेस्ट के रूप में मांगा जाता है फाइनेंशियल कंपनी की तरफ से, उसके रूप में वो उसकी मदद जो है वो करेगा। तो इससे क्या हो रही है, इकोनॉमी जनरेट हो रही है। क्या हो रही है कि वो पैसा आया, उसके बदले में वो उससे डबल पैसा देगा, भैया प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करेगा, साथ ही साथ उसके बदले में वो इंटरेस्ट देगा। तो इससे क्या हो रही है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज उसको हेल्प मिल रही है, उससे क्या हो रही है, उसकी जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो कंट्री की इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने का काम है। ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज देगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसमें काम करेंगे। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इकोनॉमी जो है वो जितने ज़्यादा लोगों को सैलरी बैठेगी तो इकोनॉमी जो है वो भी ज़्यादा जनरेट होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसके अंदर आती है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आती है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या कर रहा है, इकोनॉमी को ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक चीज़ों को क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। फोर्थ वन इज प्रोमोटिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट। जो सेविंग इन्वेस्टमेंट है, जो हम पैसा सेव करके रखते हैं उसको भी बड़ा प्रमोट करने का, बढ़ाने का काम क्या कर रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करती है कि हम जो पैसा सेव करके, अब मान लो हमने घर में पैसा, फॉर एग्जांपल हम लोग घर में पैसा सेव करके रखते हैं, क्या घर में पैसा बढ़ेगा क्या, जितना पैसा हमने सेव करके रखा है 10,000 या 20,000 15,000, तो वो उतने का उतना ही रहेगा क्या, उस पर हम घर में इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं बढ़ा सकते। घर में कभी पैसा जो है वो जितना है उतना ही रहेगा, उसमें कोई इंटरेस्ट या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फाइनेंशियल कंपनी जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे आपको क्या करती है, ये बढ़ाने का काम करती है कि नहीं, आप घर में पैसे सेव करके मत रखो, आप जो है वो मार्केट में पैसा लगाओ, आप जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा सेव करके रखो। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस कंपनी है वो क्या करेगी, आपको इंटरेस्ट के तौर पर और बढ़ा के वो पैसा जो है वो आपको प्रोवाइड कराएगी। इससे क्या होगा, पैसा जो है वो मार्केट में जाएगा, तो मार्केट की कंडीशन भी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। अदरवाइज अगर हर लोग जो है वो अपने घर में पैसा इकट्ठा करके रखने लगे, सेव करके रखने लगे, तो क्या पैसा बाजार में जाएगा, नहीं जाएगा। क्या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नहीं होगी। क्या फाइनेंशियल हेल्प आपको मिलेगी दूसरे लोगों को जिनको हेल्प चाहिए, नहीं होगी। तो इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल सर्विसेज जो रहती है वो किसका काम करती है, लोगों को इकोनॉमिक रूप से बढ़ाने का काम करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मार्केट में पैसा लगाओ। बैंक बोलती ना, सेविंग अकाउंट खुलवा लो, करंट अकाउंट खुलवा लो, सेविंग अकाउंट पे एफडी करवा लो, आपके अकाउंट की इतने % जो है आपको वो इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, तो आप ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, सेव करके रखिए, आपको जब इंटरेस्ट रूप में मिलेगा तो ज़्यादा पैसा जो है बढ़ के ब्याज में मिलेगा। तो ये क्या कर रही है, वो ये कर रही है कि नहीं, आप जो है आपके घर में पैसा सेव करके मत रखो, आप जो पैसा है उसको मार्केट में लाओ, बैंक में लाओ, मतलब मार्केट में लाना, बैंक में लाना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लाना, मतलब पैसा काय में आया, आपके मार्केट में आया। वो कहते हैं ना, पैसे में पैसा बनता है, तो आप जब सेव करेंगे उसमें तो फिर रेगुलेट होगा वो पैसा, और उस पर इंटरेस्ट के तौर पे आपको उससे डबल या उससे थोड़ा सा कम, आपने जितने भी रुपए जो है वो जमा किए उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसे या उससे डबल पैसा जो है आपको वापस मिलेगा। इससे क्या हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज को हेल्प भी मिल रही है, साथ ही साथ जो है वो आपका पैसा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये फाइनेंशियल कंपनी क्या कर रही है, उसको
इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का काम कर रही है कि नहीं आप पैसा घर में ना रखे, बाहर जो है वो वहाँ लगाइए। फिर प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब सारी चीजें अच्छे से रेगुलेट करना। फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो जो इस इंसान को एडवाइजरी को अपॉइंट करती है, मैनेजर हुआ या जो भी पर्सन हुआ, उसको क्या अपॉइंट करती है कि नहीं ऐसी जो है पूरे प्रॉपर फंक्शन हो, मतलब कि जो भी हम चीजें करें वो पूरी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधी चीज जो है हाथ में ही रुक जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा इंसान आ गया हो जो फाइनेंस के नाम पे लोगों के साथ धोखेबाजी कर रहा हो। तो सारी चीजें जो है अच्छे से परफॉर्म होना चाहिए ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रस्ट जो है फाइनेंस कंपनी की ओर बढ़ता जाए और फिर ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके उसमें इन्वेस्ट करें। तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो कौन करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी खुद की पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो करवाता है, जिससे क्या हो सके उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रहे और साथ ही साथ लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा उससे जुड़ जाए। एंड लास्ट इज प्रॉपर सुपरवाइजर। प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब प्रॉपर सुपरवाइज करना, एक ऐसे इंसान को या ऐसी एडवाइजरी को अपॉइंट करना जो पूरी जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको फाइनेंशियल कंपनी को, इंस्टीट्यूट को सुपरवाइज कर सके, कंट्रोल कर सके, उसके हिसाब से चीजें सारी मैनेज हो सके। तो ये सारा था पूरा रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क, मतलब कि सारी चीजें जो है वो कैसे चलनी चाहिए, किस हिसाब से चलनी चाहिए। हमें जब कोई इंसान, कोई कस्टमर हमारी कंपनी में आए तो हमें उसको पैसे किस रेट पर देना चाहिए, किस रेट से वो कन्विंस हो जाएगा कि हम इस रेट पे पैसा लेने के लिए तैयार हो, तो इस रेट के पैसे में फिर वापस प्रीमियम जो है वो रिटर्न ऑफ करने के लिए भी तैयार हो सके। तो ये सारी कहलाती है उसकी नीड्स, मतलब रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क की क्या क्या नीड्स है, क्या क्या जरूरतें हैं जिनको वो पूरा करता है, वो सारी चीजें रेगुलेट करने का काम कर सकता है। कौन सी चीजें रेगुलेट करता है, कमर्शियल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। इकोनॉमी क्या होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज से ग्रोथ होती है, ये भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो है इन्वेस्टमेंट जो है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो पैसा कहाँ लगाएंगे, बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लगाएंगे, जिससे क्या होगा पैसा ज्यादा से ज्यादा कहाँ आएगा, मार्केट में आएगा। उसकी सारी प्रॉपर फंक्शनिंग का काम कौन कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये सारी फंक्शनिंग जो है वो देखता है। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क जो है मतलब क्या चित्र है, कैसे सारी चीजें जो कंट्रोल फाइनेंशियल सर्विसेज करती है, कैसे रेगुलेट करती है, कैसे उस काम को वो चलाती है, तो ये कहलाती है रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क कहलाती है। फर्स्ट है इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस, मतलब जो इंस्टीट्यूट है उनको रेगुलेट करना, उनको प्रॉपर तरीके से चलाना, क्या कहलाते हैं, इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस कहलाते हैं। लाइक आरबीआई हुआ, सेबी हुआ, अदर फाइनेंशियल प्राइवेट इंस्टीट्यूट हुए, म्यूचुअल फंड हुआ, म्यूचुअल फाइनेंस हुआ, जितनी भी फाइनेंस कंपनी है ये क्या है, सारे इंस्टीट्यूट है। तो ये इंस्टीट्यूट क्या है, इनको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है, मैंने आपको बताया। और ये सारी चीजें जो है वो कैसे एक्ट जो है वो हो रहे हैं, कैसे फाइनेंशियल कंपनी इसके लिए अलग एक्ट बनाए, ये एक्ट के थ्रू क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट जो है वो वर्क करते हैं ताकि क्या होगा वो प्रॉपर तरीके से चल सके, रेगुलेट हो सके। रेगुलेशन होना मतलब प्रॉपर तरीके से उसका काम चल रहा है, प्रॉपर लोगों को टाइम पर पैसा रिटर्न हो रहा है कि नहीं, जिसने फाइनेंस करवाया उनको पैसा मिला है कि नहीं मिला है, जिनको फाइनेंस की जरूरत है उन लोगों को मिला है कि नहीं मिला है। वरना पता चले बहुत दिन से फाइनेंस के लिए जो है वो अप्लाई करके रखा है बट फाइनेंस कंपनी ने पैसे दिए ही नहीं। मान लो आपको कोई कार परचेस करना है और आप फाइनेंस कंपनी के पास गए, कोई प्राइवेट फाइनेंस के पास, बैंक तो तुरंत ही दे देती है बट फाइनेंस कंपनी कभी कभी जो है वो लेट कर देती है, बहुत सारी फाइनेंस कंपनी ऐसी होती है। तो उनको रेगुलेट भी किया जाता है कि उनका काम जो है वो आसानी से किया जा रहा है कि नहीं, तो उसके लिए भी लॉ एंड रेगुलेशंस मतलब रूल्स जो है वो बनाए गए कि वो अपने प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो है वो कोई, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है वो सर्विस देने का काम कर रही है, बट मान लो किसी इंसान को पैसे की कार, आपने कार खरीदी, आपको फाइनेंस की जरूरत है और आपने कार जो है वो पूरी तरीके से आपके घर के लिए अपॉइंट कर लिया, अब आपको फाइनेंस कंपनी ने पैसे नहीं दिए, तो ये तो फ्रॉड हो गया, वो तो फ्रॉड कंपनी कहलाएगी। ऐसे कैसे आपके पैसे जो है वो नहीं देंगे, आपने तो अप्लाई किया तो आपका तो काम हुआ ही नहीं।
तो ऐसे क्या होगा, उसका ट्रस्ट फिर नहीं होगा। फिर क्या वो इंसान ट्रस्ट करेगा फाइनेंस कंपनी पे? नहीं करेगा। फिर वो आगे जाके किसी और को बताएगा कि नहीं ये फाइनेंस कंपनी तो धोखेबाज है। तो इससे क्या होगी, उसकी जो इमेज है, जो उसकी वैल्यू है वो कम होगी फाइनेंस कंपनी की। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो पूरा प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल रेगुलेट करने का, जितने भी इंस्टीट्यूट है उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ है जो गवर्नमेंट है उनने बनाए हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है फाइनेंस, उनको कैसे चलाया जाए, उनकी सारी चीजों को कैसे रेगुलेट किया जाना चाहिए। सेकेंड है प्रूडेंशियल रेगुलेशन। प्रूडेंशियल रेगुलेशंस मतलब जो वो इंश्योरेंस जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो चीजें जो आपको प्रोवाइड है ऑलरेडी, वो रेगुलेट हो रही कि नहीं। मान लो आपने फाइनेंस ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आपको अगर और फाइनेंस चाहिए या आपने उनको रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो वो चीजें कि भैया रिटर्न कर दिया प्रीमियम अमाउंट, और पता चला आपने प्रीमियम अमाउंट जो है रिटर्न कर दिया, बट उनके पास कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन या प्रॉपर रिसिप्ट है ही नहीं कि आपके पैसे जो आ गए, फिर भी वो आपसे बार बार प्रीमियम अमाउंट जो है वो वही अमाउंट जो है वो मांगे जा रहे हैं कि नहीं आपने लास्ट मंथ का प्रीमियम अमाउंट तो दिया ही नहीं दिया नहीं दिया। तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्रूडेंशियल होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से रेगुलेट होनी चाहिए। थर्ड इज लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ एंड रूल के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। फाइनेंस कंपनी भले ही वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहता है, बट फिर भी उसमें गवर्नमेंट का रोल हमेशा होना चाहिए। जब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बॉडीज को आप चलाते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपकी फाइनेंस कंपनी प्राइवेट ही क्यों ना हो, फिर भी वो अच्छे से रेगुलेट होगी। अदरवाइज अगर आपने गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, तो आपकी कंपनी क्या कहलाएगी, फ्रॉड कहलाएगी कि नहीं ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो चल ही नहीं रही है। गवर्नमेंट बोलती है कि एक साल का फाइनेंस कंपनी होती है, फाइनेंस कंपनी कैसे कैसे वर्क करती है, फाइनेंस कंपनी जो है कस्टमर को कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। मान लो आपने बता तो दिया कि नहीं हमारी कंपनी में ऐसी फैसिलिटीज होती है, ये होती है, वो होती है, हम सब तरह के लोन प्रोवाइड करवाते हैं, फाइनेंस भी देते हैं, सारी तरह की करते हैं, पर आपने उनकी हेल्प करी नहीं, उनकी सर्विस को सर्विस प्रोवाइड आपकी दी नहीं। कोई कौन सी कंपनी ऐसी होती है, फ्रॉड कंपनीज होती है जो कि फाइनेंस देने का प्रॉमिस करती है, बट वो फाइनेंस कर लोगों का करवा लेती है, लोगों से पैसे ले लेती है, पर उनको फाइनेंस रिटर्न में नहीं कर देती है, क्योंकि पहले तो आपको प्रीमियम अमाउंट थोड़ा बहुत देना पड़ता है, और मान लो वो प्रीमियम अमाउंट लेकर ही भाग गई या आपको बेवकूफ बना दिया कि नहीं आप हमारी कंपनी से फाइनेंस करवा लीजिए, और फिर बदले में आपको फाइनेंस करवाई पैसे जो फाइनेंस के दिए ही नहीं। तो ये क्या है, इनको भी रेगुलेट करने का काम कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। उसके लिए भी क्या बनाया, लेजिस्लेटिव, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जिससे क्या हो सके, सारी चीजें अच्छे से रेगुलेट हो सके। एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टर रेगुलेशन। जो इन्वेस्टर है ये मोस्टली बिजनेसमैन के रूप में आता है, मतलब बिजनेसमैन जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस पर वर्क करते हैं। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, वो क्या करते हैं, फाइनेंस ही लेते हैं, फाइनेंशियल कंपनी की हेल्प लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है उनको बिजनेस रन करने में क्या हो सके, आसानी हो सके। और उनके पास एकदम से पैसा तो आता नहीं है, स्टार्टिंग में फाइनेंस कंपनी के पास ही जाएंगे कि नहीं हमें फाइनेंस करवाना है, हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है, हमारी जो गुडविल है उसकी जरूरत है, हम जो असेट्स या प्रोडक्ट लगाएंगे उसकी आप फाइनेंस कर दो। तो सब जो बिजनेसमैन रहता है वो इन्वेस्ट करता है उसमें पैसा, और फिर जब इन्वेस्ट करता है तो उसमें फाइनेंस कंपनी जो है वो कैसे चीजों को रेगुलेट करती है, क्या करती है, वो भी कौन करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज करती है। और फिर उनको जो है उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अलग बनाए गए, तो उसको भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, फ्रेमवर्क कहलाती है। ये चार पॉइंट जो है वो फ्रेमवर्क है पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज का। फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे वर्क करती है, रेगुलेट करती है, तो ये चार फ्रेमवर्क है, ऐसे वो चीजों को रेगुलेट करती है। पहला इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क, मतलब इंस्टीट्यूट को रेगुलेट कैसे करती है। सेकंड प्रूडेंशियल, अपने इंटरनल जो मैनेजमेंट है उसको कैसे करती है, सारी चीजों का रेगुलेशन। थर्ड है लेजिस्लेटिव, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट की बॉडीज को कैसे वो अप्लाई करती है। फोर्थ वन इज इन्वेस्टर्स, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लोग कैसे सारी चीजों को मैनेज करते हैं, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो सारी चीजों को कैसे कंट्रोल करते हैं।
अब आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये सारा मैंने आपको बताया था अभी कि सबसे पहले आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेक्चर में बताया था कि बैंक जो है वो सबसे पहले फाइनेंस देने का काम स्टार्ट किसने किया था? बैंक्स ने किया था। तो 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट तैयार किया विच इज कॉल्ड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मतलब जितनी भी फाइनेंस कंपनी बैंक है वो फाइनेंस देने का काम जब करेगी तो किसके अंडर में करेगी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मतलब कि बैंकिंग को कैसे रेगुलेट किया जाता है उसके लिए एक एक्ट तैयार किया और वो कौन सी ईयर में हुआ था? 1949 में हुआ था। ये एक्ट क्या करता है? ये एक्ट के अंदर हम ये चीजें पढ़ते हैं कि कैसे बैंक जो है वो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करता है। मान लो मैं एक कस्टमर हूँ, बैंकिंग कस्टमर हूँ, मुझे फाइनेंस की जरूरत है और मुझे चाहिए मेरा कार के ऊपर फाइनेंस करवाना है। अब मैं किसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती तो मैं जाऊंगी सीधे बैंक के पास। अब बैंक का काम कैसा है? मान लो बैंक भी वही काम कर रही है तो नहीं, बैंक के ऊपर तो लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि नहीं बैंक का काम बहुत अच्छा होता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी एक एक्ट तैयार किया ताकि क्या हो सके, बैंक का काम जो है वो अच्छे से रेगुलेट हो सके और उससे कस्टमर भी क्या हो, सेटिस्फाई हो। मान लो मुझे जो है वो कार का फाइनेंस करवाना है और मैं बैंक के पास गई कि नहीं मुझे 5 लाख की मैंने एक कार खरीदी है तो उसके लिए मुझे फाइनेंस की जरूरत है, आप जो है मुझे कार फाइनेंस या कार लोन जो है वो प्रोवाइड कर दीजिए। तो बैंकिंग क्या करेगी? मुझे चाहिए कल की तारीख में पैसा, कभी मुझे पैसा मिला ही नहीं या कभी नहीं दिया या मेरे पेपर्स में कुछ मिस्टेक बता दी या कह दिया कि नहीं आपका तो ये फाइनेंस हो ही नहीं सकता, आपकी जो है वो मेरी सैलरी के अकॉर्डिंग मुझे फाइनेंस नहीं दिया या मेरी कोई और इश्यूज के अकॉर्डिंग मुझे फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कराया। तो ये क्या है, ये जो है इसके एक्ट के थ्रू क्या है सारी चीजें अच्छे से रेगुलेट हो जाती है। अगर आपको फाइनेंस जो है वो टाइम पर नहीं मिलता है तो आप इस एक्ट के थ्रू जो है उनके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शंस भी ले सकते हैं। तो बैंकिंग के लिए बैंकिंग अच्छे से सारी चीजों को रेगुलेट कर सके, आपको फाइनेंस दे सके, आपकी जो भी आपकी डिमांड है, आपको बैंक से लोन लेना है, जो भी डिमांड है आपकी एज अ कस्टमर बैंक से वो प्रॉपर तरीके से आपकी हो सके, इसके लिए क्या किया गया? 1949 में बैंकिंग का एक रेगुलेशन एक्ट तैयार किया। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है कि सारी चीजें जो बैंकिंग की है, जितनी भी बैंक है उनको कंट्रोल करना, उनको अच्छे से चलाना, रेगुलेट करना, उनके वर्क को अच्छे से फ्रेमवर्क करके रेगुलेट करना और कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये एक्ट जो है वो करता है। और ये एक्ट किसके अंडर में आता है? ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ये जो एक्ट है ये किसके अंडर में काम करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। ये सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड जो वर्क होता है वही करता है कि मान लो कोई बैंक से आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ जाती है तो उसको कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम ये एक्ट जो है वो करता है। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब आपकी सिक्योरिटी होना, और सिक्योरिटी कैसे होना? जो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है उसकी सिक्योरिटी होना कि वो सिक्योर है या नहीं है, उसके लिए भी एक एक्ट तैयार किया है विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो आप कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, जो फाइनेंशियल आप ले रहे हैं, जो सर्विस आप ले रहे हैं फाइनेंस की, वो क्या है? वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपके और उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है कि नहीं आप जो है इतने का पैसा जो है फाइनेंस जो है वो करवा रहे हैं, आप इतने दिनों में या इतने महीनों में जो है वो वापस रिटर्न पैसा कर देंगे। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है हमारे और किसके बीच में? फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बीच में। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करता है? उनको उस एक्ट के थ्रू कंट्रोल करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। ये भी किसके अंडर में काम करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ये एक्ट जो है तैयार किया गया कि जो भी सिक्योरिटी है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो सिक्योरिटी देना चाहता है, उस उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट
किया जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से चल सके और फ्रॉड जो है वो चीज़ें ना हो। और अगर कोई कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो फ्रॉड करती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो कस्टमर है वो कंप्लेन कर सकता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू कि नहीं, हमारे साथ जो सिक्योरिटी दी गई थी वो पूरी नहीं की गई है। तो ये होते हैं पूरे फ्रेमवर्क है। ये सब क्या है, पूरा फ्रेमवर्क है। हमारा जो फाइनेंशियल सर्विस है वो किस आधार पर काम करता है, इन चारों चीजों के आधार पर वो काम करता है। ये उसकी जरूरत है जिनको वो फॉलो करता है। किन किन चीजों के ऊपर काम करता है, तो इंस्टीट्यूशन, प्रूडेंशियल, लेजिस्लेटिव, इन्वेस्टर, ये चार जो है वो उसके फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर वो सारी चीजों को रेगुलेट करने का काम करता है। बैंकिंग एक्ट को 1949 में बनाया गया था। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने का काम करता है। जो फाइनेंशियल सर्विस है वो किन एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है, कमर्शियल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये सारी चीजें थी आज के लेक्चर में जो हमने तैयार की, विच इज कॉल्ड रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ और पॉइंट्स या कुछ अलग चीजें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें थी आपकी रेगुलेटिंग एक्ट की। अभी तक मैंने आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या पढ़ा दिया है, हमने डिस्कस कर लिया है फाइनेंशियल सर्विसेज के नेचर, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है उसकी नेचर, उसके फाइनेंशियल सिस्टम मतलब कि ऐसा सिस्टम जो आपको फाइनेंस तौर पर मदद करता है। सेकेंड इज उसकी नेचर, उसकी स्कोप, उसकी इम्पोर्टेंस। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, कितने भागों में फाइनेंशियल सिस्टम को क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके कॉन्सेप्ट, उसके नेचर, उसकी स्कोप, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो कैसे वर्क करता है, कैसे चीजों को रेगुलेट करता है, कैसे चीजों को कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, किसके सुपरविजन में मतलब किसकी देखरेख में सारी चीजें जो है वो होती है। तो ये था पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज। आई होप आपको इस वीडियो से फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो समझ में भी आया होगा और सारे डाउट्स जो है वो क्लियर भी हो गए होंगे। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं या पूछा जाता है एग्जाम में तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फाइनेंशियल सर्विसेज की जो फ्रेमवर्क है वो ऐसी ही बतानी है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो किसके लिए बना गया है, फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क है वो किसको रेगुलेट करता है, सारे फाइनेंशियल सर्विसेज को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद ये जो मैंने नीड्स लिखवाए थे ये आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। जो फ्रेमवर्क मैंने आपको ये चार बताए ये भी आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। मेन काम जो मेन वर्क है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। इसमें आरबीआई जो है उसके मेन हेड होता है बैंकिंग को, और बैंकिंग को जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। तो ये सारी चीजें थी फाइनेंशियल सर्विसेज में। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।